जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे एट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर है हमारा 27 और आज के लेक्चर में हम जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन केस स्टडीज आपको दी गई थी चैप्टर 4 की वो डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 4 का फिलहाल लास्ट लेक्चर होगा। हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसमें वो हमें सिखाता है ओपिनियन की ड्राफ्टिंग वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं चाहता हूं हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे। देखिए दो चीजें हैं, एक ये है डिसाइड करना कि हमारा टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, एक ये चीज है। एक कंसेप्ट क्या है, उस टाइप ऑफ ओपिनियन को ड्राफ्ट करना। मैंने आपको डिसाइड करना तो सिखा दिया टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, उसको ड्राफ्ट करना ये नहीं सिखाया। यानी आप इस काबिल तो हैं इस वक्त कि कोई भी केस स्टडी आपके सामने आए उसको पढ़ के आप डिसाइड कर सकें इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, इसमें एडवर्स ओपिनियन आएगा, इसमें डिस्क्लेमर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसको ड्राफ्ट करके दे दो, स्टैंडर्डाइज वर्ड में लिख के दे दो, तो आप ड्राफ्टिंग अभी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो अभी मैं सिखाना मेरा मकसद भी नहीं है। तो पहले मुझे ये बताइए, कोई भी केस स्टडी आ जाए तो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं इसका हमारी रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या होगा? क्या किसी भी पैराग्राफ में जो इंपैक्ट होगा बता सकते हैं कि एमसीक्यू मैटर होगा, अदर मैटर होगा, की ऑडिट मैटर है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, यहाँ के मॉडिफाइड ओपिनियन, कोई सा भी ये बता सकते हैं आप? अच्छा, एमसीक्यू मैटर में मैंने आपको एमसीक्यू मैटर की सिचुएशन भी बताई, एग्जांपल जिन सिचुएशन में एमसीक्यू मैटर रिपोर्ट में आएगा उसकी ड्राफ्टिंग भी सिखा दी, ऐसा ही है। फिर अदर मैटर पैराग्राफ के एग्जांपल्स भी सिखाई और उसकी ड्राफ्टिंग भी एक दो एग्जांपल्स के साथ सिखा दी, वो भी क्लियर। फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैरा की सिचुएशन भी बता दी और उसकी ड्राफ्टिंग भी सिखा दी, ऐसा ही है। फिर की ऑडिट मैटर की सिचुएशंस भी आपको सिखा दी और उसकी ड्राफ्टिंग भी आपको सिखा दी, कल बता दी थी हमने कि किस तरीके से वो ड्राफ्ट होगा, क्लियर। सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन ऐसा है जिसमें मैंने आधा काम किया, बाकियों में सारा पूरा करवा दिया आपको। सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन में आधा काम किया, यानी क्या, आपको ये तो बता दिया कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन आएगा, उस टाइप ऑफ ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, ये मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, अभी सिखाना भी नहीं है। तो अभी कुछ अरसे के लिए हम इसको पेंडिंग करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वाला कंसेप्ट जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए, केस स्टडीज हम अच्छी प्रैक्टिस कर लें। फिर इसके बाद जब मुझे लगेगा कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुका है फिर आपको ड्राफ्टिंग की तरफ लेके आऊंगा, लेकिन इसके साथ पेंडिंग लिख दीजिए ताकि आपको पता हो कि ये हमारा कंसेप्ट पेंडिंग है, हमने बाद में कवर करना है, क्लियर जी। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। मेरे भाई ने की ऑडिट मैटर सेक्शन कल पढ़ा है, रिपोर्ट में से घर जाके पढ़ा था ना, कर सच में पढ़ा था। आपने पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा की ऑडिट मैटर सेक्शन घर जाके रिपोर्ट में से, क्यों नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में से पढ़ा है, उस रिपोर्ट में से आपने पढ़ा की ऑडिट मैटर सेक्शन? मेरे भाई ने पढ़ा की ऑडिट मैटर सेक्शन, क्यों नहीं पढ़ा? ऐसे ना करें, फिर क्या समझ आना आपको? अगर आप पढ़ते तो आपको की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन भी समझ आ जाती, उसकी ड्राफ्टिंग भी समझ आ जाती। अगर आपने पढ़ा नहीं तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे समझ आएगी जी? होम असाइनमेंट की है जी? अगर कोई भी मैटर बाकी सारी कंडीशन पूरी करता है लेकिन वो करंट ईयर से नहीं प्रायर पीरियड से रिलेट करता है तो क्या वो की ऑडिट मैटर हो सकता है? वो नहीं हो सकता, सिर्फ करंट के ऊपर होगा, जो करंट पीरियड को इफेक्ट करा वही की ऑडिट मैटर होगा। दूसरी बाकी सारी कंडीशन पूरी हो रही हो, क्योंकि ऑल कंडीशन पूरी होना जरूरी है। बेसिकली अगर आप डेफिनेशन का एनालिसिस करें ना तो वो 3 कंडीशन बताता है, मैटर्स कम्युनिकेटेड विद 2 चाबिक वर्नस, मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट पीरियड। तीनों कंडीशन पूरी होंगी कि ऑडिट मैटर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट है कम्युनिकेट किया लेकिन प्रीवियस ईयर, तो वो प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, इस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ी आएगा। हाँ, एक जगह पे वो थोड़ा सा आगे ट्विस्ट खाने में लेके आता है, कहता है एक ऐसा मैटर है जो प्रायर पीरियड से रिलेट करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कम्युनिकेट प्रायर पीरियड से, लेकिन वो इस साल के लिए भी रेलिवेंट है, इस साल भी रिलेट करता है। अब की ऑडिट मैटर आएगा, अब आएगा, लेकिन अब किस वजह से आ रहा है? इस साल के रेलिवेंट होने की वजह से। क्लियर जी? और की क्वेश्चन जी? हाँ जी, फैक्टर्स में कोई 2 और पॉइंट लिखे हुए हैं। एक ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो रूटीन से हटके हो। ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये खास तौर पे हमारा चैप्टर 16 आएगा रिलेटेड पार्टी का, उसमें बार बार ये टर्म यूज होगी, इसलिए इस टर्म को समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है ऐसी ट्रांजैक्शन जो रूटीन से हट के की जाए। अच्छा, इसमें आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकती है आउटसाइड और टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। जैसे फर्ज कीजिए एक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, वो किसी को लोन देती है,
वो किसी को लोन देती है। आपने कंपनी नाम में पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। क्या वो रूटीन की ट्रांजैक्शन है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि नॉर्मली लोन देना तो बैंक्स का काम होता है, कंपनी का काम थोड़ी है। अच्छा, सेल की इन्वेंट्री की सेल की, लेकिन रूटीन में क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं 30 डेज का, और इसमें 1 साल का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया। या रूटीन में डिस्काउंट नहीं दिया जाता, लेकिन एक सेल की उसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दे दिया गया, ये भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। अच्छा नोट कीजिए, इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नहीं है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो कह रहे हैं जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, जरा खुद सोचें, हमें इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि नहीं एज ऑडिटर? तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकती है। अगर इनकी अमाउंट ज्यादा है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट तो की ऑडिट मैटर के तौर पे आएंगी। और नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ की जाती है, अनरिलेटेड पार्टी के साथ हम आउट ऑफ द वे फेवर थोड़ी देंगे किसी को। रिलेटेड पार्टी के कंटेक्स्ट में ये टर्म ज्यादा यूज होती है, लेकिन इसको नोट कर ले, लिख ले और समझ ले आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या समझाया मैंने। क्लियर मेरे भाई? फिर दूसरा कह रहा है इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो बात हम की ऑडिट मैटर में ये भी देख लेते हैं कि अगर यूजर्स के लिए वो बेहतर है कम्युनिकेट कर देना किसी मैटर को, तो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर देते हैं। आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि की ऑडिट मैटर में ऑडिटर की जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। बल्कि एक स्टूडेंट ने अभी हाइब्रिड क्लास में, मैं थोड़ी देर पहले गया तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी अनलिस्टेड है, उसमें रिक्वायर्ड बाय लॉ भी नहीं है की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना, तो ऑडिटर उसमें की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, अगर जरूरी समझता है। स्टैंडर्ड ने उसको इजाजत दी हुई है, उसको ये पावर दी हुई है। तो अगर ऑडिटर समझता है कि कोई मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है लेकिन अहम है, अच्छा है, यूजर्स को बता देना चाहिए, तो वो बता देगा। अब उसमें अगेन उसके पास आगे फर्दर 2 ऑप्शन है। अभी तो आपको क्लियर लिस्ट बता दी गई है ना इनकी। प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तो सम टाइम आप सोचते हैं यार इसको एमसीक्यू मैटर में डालूंगे की ऑडिट मैटर में, इसको एमसीक्यू मैटर में, तो वो फिर ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पर डिसीजन करता है। ठीक है, और अगर ऑडिटर समझता है कि यूजर्स को बता देना चाहिए, बिल्कुल बता सकता है, की ऑडिट मैटर सेक्शन में भी बता सकता है, एमसीक्यू मैटर में भी। ठीक है, लेकिन आपने डिसीजन कैसे करना है एमसीक्यू मैटर या की ऑडिट मैटर के दरमियान में, कैसे डिसीजन करना है? जजमेंट कहां जजमेंट प्रैक्टिस से आती है। आपने कौन सी प्रैक्टिस की? आर्टिकल्स की आपने। जजमेंट की बेस पे नहीं, लिस्ट की बेस पे, लिस्ट की बेस पे जो आपको लिस्ट सिखाई हुई है उसकी बेस पे डिसीजन करना है कि एमसीक्यू मैटर आएगा या कि ऑडिट मैटर आएगा। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी। नेचर ऑफ कंसल्टेशन आउटसाइड द एंगेजमेंट टीम, ये भी की ऑडिट मैटर में बता रहा है। हाँ जी, बात ऐसा होता है कुछ मैटर्स बड़े मुश्किल होते हैं, कुछ मैटर इतने मुश्किल होते हैं कि टीम में किसी को भी नहीं पता होता इसका क्या करना है। ठीक है, टीम में किसी को भी नहीं पता होता इसका क्या करना है। फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? किसी से मशवरा ले लेना चाहिए। अच्छा, मशवरा लेते हुए एहतियात करनी है। प्रैक्टिकली वो एडवाइस करता है, कोड ऑफ एथिक्स है हमारा, कि किसी से मशवरा लेना तो आपने उससे जनरल बात करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है। आप अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी का शेयर नहीं, आपने ये नहीं कहना भाईजान हमारा ये क्लाइंट है एबीसी लिमिटेड, इसने ये काम किया, बताइए सर ना। कहना सर एक बात तो बताइए, आपसे एक पहेली पूछूं, अगर आपका कोई क्लाइंट हो जो इस तरह की ट्रांजैक्शन करे तो आप क्या करेंगे? यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हाइड करके क्वेश्चन पूछना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल भी वायलेट ना हो। तो जब हम आउटसाइड, ये आउटसाइड पर्सन कौन हो सकता है डिपेंड करता है, लेकिन आप सिर्फ एक एग्जांपल ध्यान में रखिए, आई कैप हो सकता है। आई कैप को प्रैक्टिस में मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये बताइए अब क्या करें। स्टैंडर्ड में हर सवाल का जवाब थोड़ी है। तो अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें हमें आउटसाइड द एंगेजमेंट टीम या आउटसाइड द फर्म कंसल्ट करना पड़ा, किसी से पूछना पड़ा, तो आपका ख्याल में छोटा मोटा मैटर होगा? सिग्निफिकेंट की ऑडिट मैटर। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? एग्जामिटिव, हाँ चलिए एग्जामिटिव सारी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। पहले मुझे बताइए एग्जामिटिव्स के अलावा आपको सारा कुछ समझ आ गया? डेफिनेशन क्लियर? चेकलिस्ट के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं ये। डेफिनेशन क्लियर? की ऑडिट मैटर कैसे डिटरमिन होता है? फैक्टर्स क्लियर? फैक्टर्स सारे। एग्जाम्पल सबसे अहम, और एग्जाम्पल से भी ज्यादा अहम चीज आखिरी लाइन, कि सिर्फ ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बाकी अदर एरियाज भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए, आपको वो जो एग्जांपल दी है रिपोर्ट की, उसमें की ऑडिट मैटर कौन सा है? इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ अदर एरियाज, ठीक है, उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होगा, रेवेन्यू एडिशन टू प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ दे मीट क्राइटेरिया। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेट। अच्छा, ये ड्राफ्टिंग कैसे करनी है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन रिपोर्ट, रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये हेडिंग आ गई, मेन हेडिंग, इसके नीचे डेफिनेशन आ गई, यहां तक सारा रूटीन का डेफिनेशन चल रहा है।
डेफिनेशन के नीचे फिर वन बाय वन हमने इंडिविजुअल की ऑर्डर्ड मैटर्स को रिपोर्ट करना, डिस्क्राइब करना, और उसमें 3 चीजें बतानी है। व्हाट इज कैम, उसके बाद व्हाई, हमने क्यों इसको डिसाइड किया कि ये की ऑर्डर्ड मैटर होगा, और लास्ट हाउ, हमने इसको एड्रेस कैसे किया। ठीक है, हाउ में वो 3 ऑप्शन देता है, ओवरव्यू ऑफ प्रोसीजर भी बता सकते हैं, आउटकम भी बता, ऑब्जर्वेशन भी, लेकिन हम पहले वाली ऑप्शन को ही प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, प्रोसीजर्स। ठीक है, फिर कह रहा है मैनेजमेंट में डिसाइड और ऑडिटर में इंकरेज मैनेजमेंट टू इंक्लूड न्यू या एडिशनल डिस्क्लोजर रिलेटेड टू कैम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए रेफरेंस हेल्प यूजर टू बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, वो कह रहा है क्या कैम में रिपोर्ट रेफरेंस आता है रिपोर्ट के अंदर नोट्स व अकाउंट्स का, एमसीक्यू मैटर में तो लाजमी आता है, आपको पता है, कैम में अक्सर आता है, अक्सर आता है, और बल्कि ऑडिटर इनकरेज, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, आज की डेट तक रिक्वायर्ड नहीं है कि कैम में रेफरेंस भी आए, लेकिन ऑडिटर की कोशिश होती है मैनेजमेंट से कहे सर ये मैटर है अहम, चले इसमें चाहे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, लेकिन चूंकि सिग्निफिकेंट है आप इसमें डिस्क्लोज ऐड कर दें। अगर डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने ऐड नहीं किया हुआ, इनकरेज करेगा, लाजमी नहीं है, इनकरेज करेगा ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर तक पहुंच जाए। तो वो कह रहा है कि इसमें बल्कि एक जगह पे उसने क्वेश्चन पूछ भी लिया, मुझे याद नहीं कैफ का कि सीफेफ का, एक क्वेश्चन में उसने कहा कि एक मैटर है वो की ऑर्डर मैटर है, उसके बारे में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर दिया है 2 लाइंस का। ऑडिटर समझता है कि अगर 5 लाइन का डिस्क्लोजर हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाए, रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट में अपने की ऑडिट मैटर में एडिशनल डिस्क्लोजर दे, या कि मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करे कि आप अपना 2 का डिस्क्लोजर बढ़ा के 5 पे कर दें, और वो डिस्क्लोजर रिपोर्ट में देने के बजाय रिपोर्ट में सिर्फ रेफरेंस दे दे। क्या बेहतर है? रेफरेंस दे देना बेहतर है। इसलिए याद रखें, बजाय ये कि अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम अपनी रिपोर्ट में ऐड करें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। अच्छी प्रैक्टिस क्या समझी जाती है कि आप उसको मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनवाएं, रेफरेंस दे दीजिए अपनी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे क्या की ऑडिट मैटर में नोट्स व अकाउंट्स का रेफरेंस आता है, आपने कहना है रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी आता है, आता है, इंकरेज किया जाता है। और आपने रूल भी यही बनाना है कि जब कभी ड्राफ्ट करें ना तो नोट्स लिख दिया करें, नोट्स लिख दिया करें जी। चलिए, फिर इसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ की ऑडिट मैटर, ये एक ड्राफ्टिंग की एग्जांपल मैंने बुक में दिया और एक आपको रिपोर्ट के जरिए, उम्मीद है आपने दोनों पढ़ ली होंगी। क्लियर? अगर आपने ये की ऑडिट मैटर में ये वाला हिस्सा पढ़ लिया है तो आपका एक क्वेश्चन सब्सटेंटिव प्रोसीजर का भी तैयार हो गया, क्योंकि ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर असल में क्या चीज है भला, ये प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसीजर। तो आई कैप ने कई दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया तो आप क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो ये प्रोसीजर्स। ठीक है, यानी जब आप की ऑडिट मैटर का सेक्शन तैयार करते हैं ना तो इनडायरेक्टली आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला टॉपिक भी तैयार हो रहा होता है। क्यों तैयार हो रहा होता है? क्योंकि वो प्रोसीजर इधर भी आते हैं। ठीक है, बल्कि अगर आप देखें, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है चैप्टर 10 में देखें, उसमें आपको टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का पहला या दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नजर आएगा। उसके अंदर देखें आपको रीवैल्यूएशन की हेडिंग नजर आएगी। देखें जरा, देखें नजर आ रही है चैप्टर 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 या 2 टेंजिबल। ठीक है, इसमें देखें रीवैल्यूएशन की कहीं पे बात कर रहा है, कहीं पे कर रहा होगा, कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है? हाँ, ये रीवैल्यूएशन लास्ट में है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें ये जो प्रोसीजर है जब आप पढ़ेंगे ना, मैच करेंगे, आपको पता चलेगा तकरीबन यही प्रोसीजर है। तो जब की ऑडिट मैटर आप तैयार कर रहे होते हैं, इसका एक आपको दूसरा फायदा क्या होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी तैयार हो जाता है। कितने स्टूडेंट्स ने ये याद किया था? पढ़ा, चले कोई बात नहीं, अब आइंदा कोई भी की ऑडिट मैटर आए ना उसको याद भी कर लिया करें, इनडायरेक्टली आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी तैयार होता जाएगा। अब है एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स में क्या कह रहा है, ये चीज, ये टिप्स आपने दी। एग्जाम टिप्स क्या हमने पढ़नी होती है? ये तो ज्यादा अहम है, ये केस स्टडी में काम आती है। इनको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम टिप्स को, लेकिन अच्छे तरीके से समझने की जरूरत होती है। कह रहे इफ देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिट, ऑडिटर शैल इंक्लूड कैम सेक्शन इन रिपोर्ट। अगर की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर सेक्शन फिर भी आएगा। ये बात समझ आ रही है? तो उसमें क्या लिखेगा ऑडिटर? एंड शैल स्टेट वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। हमने ये डिटरमिन किया है, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऑडिट में की ऑडिट मैटर कोई नहीं कम्युनिकेट क्या करे। ये बात समझ आ रही है? अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर सेक्शन फिर भी आएगा। बेहतरीन, आगे चलते हैं। दूसरे टिप, कह रहा है इफ देयर इज मॉडिफाइड, अच्छा खुद बताइए,
ये जो भी मॉडिफाइड ओपिनियन है, कह रहा है इफ देयर इज मॉडिफाइड ओपिनियन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, क्या ये आपके ख्याल में मॉडिफाइड ओपिनियन मोस्ट सिग्निफिकेंट है? भाई जो चीज रिपोर्ट को इफेक्ट कर रही है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या होगा? सबसे अहम डॉक्यूमेंट हमारी रिपोर्ट, और जो चीज उसको चेंज करके रख दे उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट है? अच्छा, क्या डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया जाता है? किया जाता है, शाबाश। तीसरा सवाल सोच के जवाब दीजिए, क्या ये करंट ईयर से रेलिवेंट है? तो अगर आप सोचें तो ये की ऑर्डर्ड मैटर बन जाता है। मॉडिफाइड, उसको सोचें, मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या की ऑर्डर्ड मैटर नहीं है? मटेरियल स्कोप लिमिटेशन क्या की ऑर्डर्ड मैटर नहीं है? डेफिनेशन को सामने रखे, निशानियां तीनों पूरी हो रही हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट है, कम्युनिकेट करते हैं, और करंट पीरियड से है, की ऑर्डर्ड मैटर है। अब निशानियां, तो क्या इसको की ऑर्डर्ड मैटर में इंक्लूड करना चाहिए? नहीं। अच्छा, क्या की ऑर्डर्ड मैटर में भी इंक्लूड करना चाहिए? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? रेफरेंस दे दे, इंक्लूड नहीं करना, रेफरेंस दे। इसका मतलब गौर से समझ लीजिए, अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो, इसको आपने, ये बाय डेफिनेशन की ऑर्डर्ड मैटर है, लेकिन इनको की ऑर्डर्ड मैटर में इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? इनका अपना पैरा है, लेकिन की ऑर्डर्ड मैटर में उसका रेफरेंस देना है। रेफरेंस क्यों देना है? क्योंकि ये बाय डेफिनेशन की ऑर्डर्ड मैटर होते हैं। ये बात समझ आ रही है? थोड़ा ट्रिकी हो रही है बात। अब सवाल ये है कि हमने इन मॉडिफाइड ओपिनियन वाली चीजों को की ऑर्डर्ड मैटर में शामिल भी नहीं करना, लेकिन रेफरेंस भी देना है। तो ये कैसे होगा कि शामिल भी ना करें और रेफरेंस भी दे दे? ये कैसे होगा? उसकी एग्जांपल हमें वो बता रहा है, कह रहा है इफ देयर इज मॉडिफाइड ओपिनियन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी दे विल बी डिस्कस इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्शन। दे विल बी डिस्कस इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्शंस, हाउएवर रेफरेंस शैल बी इंक्लूडेड इन कैम सेक्शन। कैसे रेफरेंस इंक्लूड होगा? कह रहा है रेफरेंस, अब देखिए, यानी लिखा क्या जाएगा? लिखा जाएगा इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन या मटेरियल, जो भी पैराग्राफ है, in addition to matter described in basis for qualified opinion section we have determined matter described below to be key ordered matter to communicate। यानी क्या रेफरेंस कैसे दे रहा है? कर वो जो क्वालिफाइड ओपिनियन में मैटर है बेसिस फॉर, उनके अलावा ये है की ऑर्डर्ड मैटर, उनका जिक्र रेफरेंस दे रहा है कि जाओ जाके बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में देखो, वो भी की ऑर्डर्ड मैटर है, लेकिन उनको यहां डिस्क्राइब नहीं कर रहा। फर्क समझ आ रहा है? रेफरेंस देने का मतलब, रेफरेंस कि भाई वो भी की ऑर्डर्ड मैटर बाय डेफिनेशन, लेकिन वो लैदा सेक्शन में आएंगे, बाकी के इनके अलावा की ऑर्डर्ड मैटर। ये सेकंड पॉइंट समझ आया? जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, इसका मतलब है जब कभी रिपोर्ट की केस स्टडी में क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा हो, अब क्या होगा? अब आपका इंपैक्ट रिपोर्ट क्या बनेगा वाला? पहला आर्बिट्रेशन, पहले दिस इज मिस स्टेटमेंट, दूसरा इफेक्ट इज मटेरियल, कैलकुलेशन करके शो कर देंगे। फिर इसके बाद इफेक्ट रिपोर्ट क्या आएगा? पहला ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1, दूसरा ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। तीसरा इंपैक्ट क्या होगा वाला? हाँ, ऑडिटर शैल आल्सो रेफर टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन इन की ऑर्डर मैटर सेक्शन। ये बात समझ आ रही है? इस सेकंड पॉइंट की वजह से हमने ये सीखा, हमारी जितनी भी केस स्टडीज थी उनमें हमें एक एडिशनल लाइन ये मिल गई। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज सुन लें कि ऑर्डर मैटर रिसेंटली कुछ साल हुए हैं, 4-5 साल, इससे पहले वाले क्वेश्चन के जब आप सोल्यूशन देखें शायद उसमें ये वाली लाइन ना लिखी हो। कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन में शायद ये वाली, कौन सी वाली लाइन? कि ऑडिटर शैल आल्सो रेफर टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन इन ऑर्डर मैटर। लेकिन आपने लिखनी आपके ऊपर लाजिम है, क्योंकि वो जो पुराने क्वेश्चन थे, पुराने सोल्यूशन बने हुए उनमें शायद ये लाइन, तो आपने बार बार परेशान नहीं होना, सर किसी क्वेश्चन में तो आप ये लाइन लिखते हैं, किसी में नहीं लिखते, किसी में लिखते हैं, किसी में नहीं। तो आपने ये लाइन किन किसी में लिखनी है? सब में। डन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तीसरी एग्जाम्पल कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर की ऑर्डर्ड मैटर हो, कोई मैटर की ऑर्डर्ड मैटर है, लेकिन उसे रिपोर्ट में कम्युनिकेट ना किया जाए, लेकिन उसे रिपोर्ट में कम्युनिकेट ना किया जाए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? 2 सिचुएशन, जब लॉ मना कर दे, पहली सिचुएशन जब लॉ, और दूसरी सिचुएशन जब उसको मेंशन करने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो। जैसे बात कुछ सेंसिटिव मैटर होते हैं ना, कुछ सेंसिटिव मैटर होते हैं, तो जैसे फर्ज कीजिए, बस समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि लॉ कब मना करेगा या कब उनके बेनिफिट्स कम और डिसएडवांटेज ज्यादा हो सकते हैं। फर्ज कीजिए, अभी होता नहीं है ऐसा,
सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, आप मिलिट्री का ऑडिट करने के लिए चले गए, वहां पे आपको पता था बहुत बड़ी पेमेंट हुई है, आपने कहा ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट किसको दी? भाई एक दूसरे मुल्क में एक जासूस था या किसी और पॉलिटिकल या किसी और पर्पस के लिए, ये किसी को दी, आपने कहा अच्छा मैं रिपोर्ट में इंक्लूड करूंगा कि ये नेपाल का जासूस था, ये उधर काम करता है और उसको ये इतनी बड़ी पेमेंट दी गई। भी डिस्क्लोज करना चाहिए ना कि ऑडिट मैटर नहीं है क्या? क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि इस कॉन्फिडेंशियल मैटर, इसको डिस्क्लोज करने का फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए बाजुकात, ये तो कंट्री लेवल की एग्जांपल दी ना, बाजुकात कंपनी लेवल में भी इस तरह के इश्यूज होते हैं कॉन्फिडेंशियल मैटर। तो अगर कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट है भी, अगर लॉ मना कर रहा है या उसका फायदा कम नुकसान, तो आपने इसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना। बल्कि ये तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में बात लिखी है ना, मिलती जुलती बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लिखी है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं पढ़ा था कि कुछ प्रोविजंस के डिस्क्लोजर नहीं देते, कोई लीगल केसेस रहते हैं जब उनका डिस्क्लोज करने से केस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने का खदशा, इस तरह की बात लिखी है कोई अकाउंटिंग में भी फ्रेम फोर्थ शेड्यूल में बढ़िया, बस ठीक है जहां पे भी। तो ये बात समझ आ गई आपको कि बाज, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपने, ये बात आखिरी बात, इसके बाद की ऑडिट मैटर का सेक्शन भी खत्म और रिपोर्ट भी खत्म और समझ लें ऑडिट के कंसेप्ट भी खत्म। एक चीज, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि अनलिस्टेड हो तो की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, एक है जब लॉ मना कर दे या फायदा कम नुकसान, तो दोनों में फर्क क्या है? वो भी तो एक कल भी तो पढ़ा था एक कंसेप्ट कि अगर अनलिस्टेड है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। शाबाश, वो कल जो पढ़ा था वो था सेक्शन की ऑडिट मैटर, सेक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा। आज जो कंसेप्ट पढ़े ये क्या है? की ऑडिट मैटर। दोनों में फर्क है। वो जो लिस्टेड अनलिस्टेड वाली बात थी वो की ऑडिट मैटर सेक्शन का, इसमें सेक्शन तो आ रहा है लेकिन मैटर नहीं आ रहा। क्लियर? ये आखिरी वाली को अच्छे तरीके से आपने इसको स्टार्ट वाली आखिरी बात को पहली बात के साथ मिक्स नहीं करना, दोनों में फर्क है। क्लियर जी? कह रहा है क्या की ऑडिट मैटर के हवाले से हमने डायरेक्टर्स को कोई चीज कम्युनिकेट बिल्कुल करनी है। याद रखिए रिपोर्ट को कोई भी चीज अगर इफेक्ट कर रही है ना, हमने वो कम्युनिकेट करनी है डायरेक्टर्स को। रिपोर्ट को जो भी चीज इफेक्ट कर रही होगी हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी ही करनी है। और सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिकेट, बल्कि कंप्लीट डिटेल भी बतानी है उनको। जैसे की ऑडिट मैटर के हवाले से हम बताएंगे मैटर्स विच ऑडिटर हैज डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर, जो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं डायरेक्टर्स को बताएंगे सर ये देखें ये की ऑडिट मैटर है। हालांकि पहले से भी कम्युनिकेट कर चुके हैं मैटर, लेकिन पहले उन मैटर को सिग्निफिकेंट की लिस्ट में इंक्लूड किया था। अब उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो अलग से बताएंगे सर इनको हम अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने जा रहे हैं। और अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो क्या फिर कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं? फिर क्या करेंगे कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, कोई की वरना डायरेक्टर इंतजार करते रहेंगे ना कि ऑडिट मैटर अभी आएगा, ऑडिटर की तरफ से अभी आएगा। तो अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो उनको बता देना चाहिए नो की ऑडिट मैटर। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले भाई। की ऑडिट मैटर में एक एक लफ्ज डिस्कस हो गया जो, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। मिलिट्री का छोड़ दिया मेरे भाई, मिसाल का ऑपरेशन करना शुरू कर। ये की ऑडिट, ये अभी जाके सर्च करना लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगी। उसमें से अपनी मर्जी की कंपनी की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन पढ़ना है। आज ये काम करोगे मेरा भाई, कल पूछना, मुझे याद करना, कल मैं पूछूंगा इससे मिलिट्री का ऑडिट। 16 व्हाट इज मेंट बाय की ऑडिट मैटर? की ऑडिट डेफिनेशन, हाउ ऑडिटर डिटरमिन वेदर ए मैटर इज की ऑडिट मैटर और नॉट। ऑडिटर कैसे डिटरमिन करता है? कैसे करता है ऑडिटर डिटरमिन कि मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं? कैसे करता है? कुछ नहीं। हाँ जी, वो फैक्टर्स को सामने रखते हुए, फैक्टर को सामने। ये बात भी आपकी ठीक थी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, करंट पीरियड का मैटर, लेकिन वो बात हम ये डेफिनेशन में कर चुके होंगे, इसलिए यहां पे वो बात करने के बजाय फैक्टर्स बता देना ज्यादा बेहतर। बी डज रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई टू ऑल ऑडिट क्लाइंट्स? ये किन पे अप्लाई होती है? लिस्टेड पे, लेकिन अनलिस्टेड में भी कंप्लीट आंसर देना। अनलिस्टेड में भी रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो इंक्लूड किया जा सकता है। शाबाश, या ऑडिटर जरूरी समझे तो फिर भी 17 व्हाट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन ए की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है?
ओ भाई इंफॉर्मेशन कौन सी इंक्लूड की जाती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट तो हम डिसाइड करने के लिए कि की ऑर्डर मैटर है कि नहीं देखते हैं। डिसाइड कर लिया की ऑर्डर मैटर है, अब रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन कौन सी आएगी? की ऑर्डर मैटर सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? जैसे एमसीक्यू मैटर में भी सीखा था ना, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? आपने 3 चीजें बताई थी, कौन सी? रेफरेंस टू नोट, फिर मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, और लास्ट में आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। उसी तरीके से मुझे बताइए कि की ऑर्डर मैटर सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी की ऑर्डर मैटर सेक्शन में? बता दे भाई। नहीं पता, कल पढ़ाया तो था। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये ले, दो चाबी गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। ये तो डेफिनेशन में था ना, ये डिसाइड करने के लिए क्योंकि मैटर की ऑर्डर मैटर है कि नहीं। डिसीजन हो गया है, हम उसे रिपोर्ट में प्रेजेंट करना की ऑडिट मैटर सेक्शन। आपसे एंगेजमेंट पार्टनर कहें, आप मैनेजर है फर्म के, एंगेजमेंट अब भाई इस क्लाइंट का की ऑडिट मैटर सेक्शन बनाओ। क्या? शाबाश। सबसे पहले मेन हेडिंग, उसके बाद मेन हेडिंग के नीचे डेफिनेशन की ऑडिट मैटर, फिर सब हेडिंग। शाबाश। और सब हेडिंग में क्या होगा? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हाउ में 3 चीजें थी, कौन कौन सी? प्रोसीजर, आउटकम, ऑब्जर्वेशन। ये पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है आपने, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कीवर्ड्स बोल रहा हूं। तो ये समझा कि ऑर्डर मैटर सेक्शन कैसे इंक्लूड करना है। अभी आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते मुझे लगता है कि ऑर्डर मैटर सेक्शन, और आई कैप को पता चल गया ना, उसने पूछ लेना ड्राफ्टिंग की ऑर्डर मैटर की। 18 रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ आईएसएस। रिस्पॉन्ड कीजिए सिचुएशन को। पहला, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट इन रेवेन्यू वाज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट एंड वाज आल्सो कम्युनिकेटेड टू दोज ऑफ गवर्नेंस। डिस्कस वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑर्डर मैटर सेक्शन। क्या इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस मीट करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, कम्युनिकेटेड। तो सिर्फ यस नहीं लिख देना, उसको जस्टिफाई करवाना है कि ये हमारी डेफिनेशन को मीट कर रहा है। करंट पीरियड वाली आप कंडीशन में लिख देना, बिकॉज इट मीट्स ऑल 3 कंडीशन। डेफिनेटली रेवेन्यू इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसी साल का रेवेन्यू आएगा। पिछले साल का आता तो वो बता देता कि तो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है। कह सकते हैं आप कि प्रोवाइडेड इट इज नॉट मिस स्टेटेड, तो ये की ऑडिट मैटर में आएगा। ठीक है। डी, नो सच मैटर अरोज ड्यूरिंग ऑडिट व्हिच नीड्स टू बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर। डिस्कस वेदर द आइटम स्टिल नीड्स टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। अभी भी इंक्लूड करेगा, सिर्फ यस कर दें कि आगे बताएं कि उसमें क्या लिखेगा। क्या लाइन थी वो? क्या लाइन थी? We have determined there are no key audit matters to communicate in our report. फिर से we have determined there are no key audit matters in our report. C, a qualified opinion has been expressed. Details of the qualification are also mentioned in the key audit matter section. Is it appropriate to do so? नहीं, डिटेल्स इधर थोड़ी आएंगी, ये गलत है। डिटेल्स कहां डिस्कस होनी चाहिए? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। और यहां पे इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस होना चाहिए? रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पे रेफरेंस यहां चाहिए ना, बेसिस और डिस्कस नहीं होनी चाहिए ना। जैसे फर्स्ट कीजिए, अब की बार वो ये पूछ लेता है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड, डिटेल्स ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आर आल्सो मेंशन्ड इन की ऑर्डर मैटर सेक्शन। इज इट एप्रोप्रिएट टू डू सो? नहीं, एप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि डिटेल्स कहां डिस्कस होनी चाहिए? बेसिक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। और की ऑर्डर मैटर में क्या डिस्कस होना चाहिए? गलत। की ऑर्डर मैटर सेक्शन तो आएगा ही नहीं। आएगा, क्यों नहीं आएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की वजह से। अच्छा, क्वेश्चन याद आ गया, स्टूडेंट पूछने लगा, कहने का डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑर्डर मैटर क्यों नहीं दिया जाता? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑर्डर मैटर, क्योंकि दोनों की नेचर कन्फ्लिक्टिंग है। कन्फ्लिक्टिंग कैसे है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या कहते हैं? कुछ नहीं किया। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मिलाई कुछ, और की ऑर्डर मैटर में क्या कहते हैं? हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो फिर यूजर कहेंगे भाई एक तरह एक पैराग्राफ में कह रहे हो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं था, और दूसरी तरफ कह रहे हो मैंने ये भी काम किया, ये तो खुद सोचे जरा, कन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं? तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और की ऑर्डर मैटर सेक्शन कन्फ्लिक्टिंग पैराग्राफ है, इसलिए जब कभी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा की ऑर्डर मैटर नहीं आएगा। कोई पूछे क्यों नहीं आता, फिर क्या बताएंगे? क्योंकि दोनों की नेचर कन्फ्लिक्टिंग है। 18 डन जी? चलिए, इसके साथ ही लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि वो भी हमने नहीं करना। चलिए अब ऐसा करते हैं, कुछ केस स्टडीज को, नया चैप्टर तो कल ही स्टार्ट करेंगे। ये जो आपने पीडीएफ सेंड किया था वॉल्यूम 2 का, और ये जो बुक है इसके अंदर सर नंबरिंग के अंदर वो इनकंसिस्टेंसी है।
हाँ अच्छा आप सुनने, कुछ स्टूडेंट ओल्ड बुक यूज कर रहे होते हैं 11th प्रीवियस एडिशन, कुछ लेटेस्ट बुक यूज कर रहे हैं। तो आइंदा से हम क्या करेंगे, फ्रॉम टुडे, इससे पहले चूंकि बुक पब्लिश नहीं हुई थी तो हम वो पुराने नंबर आपके साथ शेयर किया करते थे, क्वेश्चन नंबर। अब चूंकि बुक पब्लिश हो गई है तो हम जो आपको डेली होम असाइनमेंट दिया करेंगे वो आपको मिला करेगी लेटेस्ट एडिशन 12th एडिशन के मुताबिक। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रीवियस बुक यूज कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे उसके साथ 11th एडिशन का भी असाइनमेंट में रेफरेंस इंक्लूड कर दिया करें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। हाँ चैप्टर 4 तक आपको कुछ थोड़ा बहुत ना करना पड़ेगा मैनेज, यानी उसमें शायद कोई 2-4 असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आगे पीछे में भी हो, ठीक है। लेकिन चैप्टर 4 से ऑनवर्ड ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 12th एडिशन और 11th एडिशन दोनों चैप्टर 4 तक जो प्रीवियस एडिशन यूज कर रहे हैं वो मैच कर लें। अब उसी तरह चूंकि वो प्रीवियस को हमने यूज किया तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है जो हमने पीडीएफ वेबसाइट पे अपलोड किए हुए ना या आपके साथ शेयर किए थे उसमें कोई असाइनमेंट का नंबर डिफरेंट हो तो आप किसी से लेटेस्ट एडिशन लेके 12th एडिशन वो मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्लास के बाद आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपके साथ भी शेयर कर देंगे हम और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आपकी असाइनमेंट। वैसे अब तो आपने कर ही लिया सारा, अब तो चक्कर ही कोई नहीं, अब तो सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब तो आप कोई भी असाइनमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। हाँ तो मैं टीए से कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर के साथ ना चैप्टर 4 की जितनी भी असाइनमेंट है नाम मेंशन कर दें, ये भाईजान, ठीक है, क्वेश्चन का नाम, ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन 4 की जगह 5 है तो आपको पता है शेर खान वाला क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में शामिल है, ठीक है। ये आईपीएल वाला क्वेश्चन है, ये हमने करना है, ठीक है। तो चैप्टर 4 की होम असाइनमेंट के साथ हम क्वेश्चन का नाम मेंशन आइंदा से कर दिया करेंगे, आइंदा जब भी आपको होम असाइनमेंट मिलेगी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा बताइए होम असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन शामिल थे आपके? 24। कौन सा क्वेश्चन आप समझते हैं कि ज्यादा मुश्किल है, पहले वो डिस्कस कर लें। 28 वाला, 28 कर लेंगे। लेंथी एंड डिफिकल्ट, चलें। अच्छा इशू इसमें से एक ही होगा, इसमें भी एक थोड़ा सा पैराग्राफ लेंथी है लेकिन इशू इसमें से एक ही निकला करेगा प्रोबेबली। रिक्वायरमेंट सबसे पहले, डिस्कस द मैटर दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस टू यू एज ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर या डिस्कस द मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है, क्या डिस्कस करना है? ओपिनियन नहीं, ये बताया भी है वॉल्यूम 2 के पहले सफे पे कि मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर का मतलब क्या होता है? डिस्कस द मैटर, हाँ जी, बताना है, इवेल्युएट करना है सिचुएशन को, सिचुएशन कौन सी है, और इवेल्युएट करना है उसकी सिग्निफिकेंस को, कि मटेरियल है कि परवेसिव है। तो इसका मतलब है ये वाली रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी हमारे अप्रोच में इंक्लूडेड होती है, हमने कोई नई चीज नहीं करनी। डिस्कस द मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस, इस रिक्वायरमेंट की वजह से कोई नई चीज नहीं, क्यों नहीं करनी? क्योंकि हाँ, हम डायरेक्ट ओपिनियन तो कभी बताते नहीं है, हम तो पहले मैटर डिस्कस करते हैं, ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, फिर उसका इफेक्ट, फिर उसके बाद ओपिनियन डायरेक्ट तो ही ना बताते। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारी प्रोसेस में शामिल है। फिर क्या कह रहा है? आल्सो एक्सप्लेन देयर इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा वो बताना है। क्या ऑडिट रिपोर्ट से बाहर जाना है हमने? नहीं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रहते हुए डिस्कशन करते हैं। कह रहा रांझा लिमिटेड एलएल लिस्टेड कंपनी अंडरलाइन कर लें। कंफर्म हो गया क्या? अगर की ऑडिट मैटर आता हुआ वो भी बताना। is engaged in the manufacture of fast moving consumer goods. Draft financial statement for the year ended March 31st, 2011 show a profit before tax of 12 million and total assets of rupees 300 million. Profit किस लिए दिया? ये टोटल रेवेन्यू या टोटल एसेट्स किस लिए दिए? कंफ्यूज करने के लिए, शाबाश, कि कहीं 5% हम इस पे जल्दी में टोटल एसेट्स या रेवेन्यू पे ना लगा दे, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं है। 12 का 5% देखिए क्या मटेरियलिटी लेवल है, 0.6 मिलियन, ये ज़हन में रखिएगा। As audit manager, you are reviewing the following issues which were brought to your notice by the audit team. पहला, on June, अच्छा ये रेंट क्या? ये रेंट को अंडरलाइन कर लें। ये रेंट को किस लिए अंडरलाइन करते हैं हम? ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये उन्हें यही मुश्किल लग रहा है। दूसरा भी डिस्कस, रांझा वाला करना है कि जफर सुपारी वाला, एक बात करते हैं, पहले रांझा कर लेते हैं, बाद में जफर भाई की तरफ चलेंगे, ठीक है? आपने भी जफर भाई वाला करवाना है, वो कर रहा है। अच्छा सबसे पहले अंडरलाइन करें 2000, ये डेट क्वेश्चन में अंडरलाइन क्यों करते हैं हम ये रेंट? ताकि हाँ सब्सिक्वेंट इवेंट का पता चल जाए। सब्सिक्वेंट इवेंट कह रहे हैं ऑन 1 जून 2010 आरएल एक्वायर्ड ए प्लांट एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 मिलियन।
प्लांट हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिंपल हमें उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में बता। आरएल फॉलोज अ पॉलिसी टू डेप्रिशिएट प्लांट ऑन स्ट्रेट-लाइन मेथड। On January 1st, 2011, the plant suffered physical damage due to fire in the factory. Plant damage हो गया, ठीक है। Technician from the manufacturer has inspected the plant and reported that the damage has affected its production capacity, which has now been reduced by 30%. कौन सा इश्यू है? इम्पेयरमेंट का। एनआरवी नहीं, वो इन्वेंट्री के लिए टर्म बोली जाती है, फिक्स एसेट के टर्म बोलते हैं इम्पेयरमेंट। क्या इम्पेयरमेंट का इशू है? अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सही नहीं, ये गोइंग कंसर्न का इशू है, क्योंकि वो कह रहे हैं आग लगी है, आग लगी है। हाँ, आग लगने से पूरी फैक्ट्री नहीं जली, सिर्फ एक एसेट जला है, पूरी फैक्ट्री। अगर वो कहता ना आपकी एक ही फैक्ट्री है और वो आग लगने से जल गई और इंश्योरेंस भी नहीं करवाई, फिर गोइंग कंसर्न की तरफ जाता। एक क्वेश्चन में जल्दी से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में कहा 4 फैक्ट्रीज हैं, एक तबाह हो गई, गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन में उसने कहा एक फैक्ट्री है वही तबाह हो गई लेकिन इंश्योरेंस करवाई थी, गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम है? नहीं है। हम गोइंग कंसर्न नहीं, हम इंश्योरेंस रिकवरी की तरफ गए। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि एक फैक्ट्री थी वही डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस भी पूरी नहीं करवाई, अब गोइंग कंसर्न है एक फैक्ट्री थी वही तबाह हो गई और उसको ठीक करने के लिए पैसे भी नहीं है। तो हर फायर पे गोइंग कंसर्न फिट नहीं करना, हर फायर पे गोइंग कंसर्न फिट नहीं करना। किसी फायर पे स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाना होता है, किसी फायर पे एम्फसिस ऑफ मैटर की तरफ जाना होता है, किसी फायर पे गोइंग कंसर्न की तरफ जा सकते हैं। इस फायर में किस तरफ जाना है? इसमें की इंपेयरमेंट का है, इंपेयरमेंट का है, तो इसमें की ऑर्डर मैटर की तरफ जाना चाहिए। अगर वो कहता ना बहुत से एसेट्स जल गए हैं फैक्ट्री के अंदर बहुत, फिर एम्फसिस ऑफ मैटर की तरफ जा सकते थे। या अगर वो कहता कि ये रेंट के बाद आग लगी है, फिर कंफर्म सब्सिक्वेंट इवेंट होता, फिर एम्फसिस ऑफ मैटर की तरफ चले जाते। अब किस तरफ जाना है? की ऑर्डर मैटर की तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं? ये केस स्टडीज करेंगे ना जितने, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कभी फायर इधर जा रही है कभी फायर उधर। ये केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे, इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे, फिर पता चलेगा कि हवा का रुख किस तरफ है। जिस तरफ है आग उसी तरफ जाएगी। ठीक है, देख लेंगे केस। तो यहां पे समझ आ रही है ये गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, ये एम्फसिस ऑफ मैटर भी नहीं है। एम्फसिस ऑफ मैटर तब होता जब ईयर एंड के बाद होता, ये तो ड्यूरिंग द ईयर। तो ये प्रोबेबली किस तरफ जाएगा? इंपेयरमेंट की वजह से। हम लिखेंगे अगर इंपेयरमेंट ठीक रिकॉर्ड हो गई है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑर्डर्ड मैटर में इसको मेंशन करेंगे। आगे की ऑर्डर्ड मैटर में बता दे 3 चीजें जो लिखते होते हैं। और अगर ये ठीक रिकॉर्ड नहीं हुई इंपेयरमेंट तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल या परवेसिव के लिहाज से क्वालिफाइड या एडवर्स बता देंगे, और ये भी बता देंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और वो भी बता देंगे रेफरेंस टू की ऑर्डर। भाई बात समझ आ रही है? ये केस समझ आ गया? इस सारे केस में किस चीज के गिर्द घूम रहा है? वो इंपेयरमेंट के गिर्द। ठीक है, इसमें एक ही कंसेप्ट से अटैच, क्योंकि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट तो हमारा रूटीन वाला है। इससे हमें यह पता चला अगर एसेट को आग लग जाए तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, नहीं करेंगे तो मिस स्टेटमेंट है। बी, ड्यूरिंग द ईयर ए पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट आरएल बाय वन ऑफ इट्स कस्टमर बाय फॉर रिकवरी ऑफ ₹20 million along with markup, damage and compensation on the ground that material supplied by RL were defective। ये पिटीशन क्या होती है? लीगल केस। शाबाश, इसका मतलब लीगल केस की तरफ लेके जा रहा है। आरएल, ये लीगल केस आईकैप का फेवरेट मैटर है जो वो टेस्ट करता है अक्सर। आरएल हैज फाइल्ड ए रिटन स्टेटमेंट इन द कोर्ट डिनाइंग द एलिगेशन। आरएल ने कहा भाईजान मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, मटेरियल ठीक है। RL's legal advisor is of the view that final liability of the company may range from 0% to 50%. अमाउंट सर्टन है कि अनसर्टन? अनसर्टन। 0 to 50% अमाउंट सर्टन है कि अनसर्टन? अगर होता 20 to 50% तो अमाउंट सर्टन होती है अनसर्टन? 20% सर्टन होती, ऊपर वाला 30% अनसर्टन होती। अगर 20% सर्टन होती नहीं, ऐसे ही भाई केस हो 1 मिलियन का और वकील कह दे कि 20% से 50% के दरमियान में पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 20% तो कंफर्म हो गया पे करना पड़ेगा, ऊपर का 30% अनसर्टन है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक केस स्टडी में उसने ऐसे पूछ लिया था। यहाँ पे 0 to 50% का मतलब सारा ही अनसर्टन है।
फिर however as at this point it is not possible to determine amount with reasonable degree of accuracy. No provision in this regard has been made in financial statement. provision रिकॉर्ड नहीं की, क्या ठीक किया provision रिकॉर्ड ना करके? provision रिकॉर्ड ना करके ठीक किया कि गलत किया? ठीक किया। गलत क्यों किया? अमाउंट तो अनसर्टन है, तो प्रोविजन रिकॉर्ड होने ही नहीं चाहिए। ये लिखें 0 to 50% इज इक्वल टू अनसर्टन, लिखें 0 to 50% इज इक्वल टू अनसर्टन, और फिर लिखें 20% to 50% में 20% के साथ लिख लें सर्टन और आगे वाले के साथ लिख दें अनसर्टन। तो इस सिचुएशन में चूंकि सारी की सारी अमाउंट अनसर्टन है, तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, ठीक किया, मिस स्टेटमेंट नहीं है। बताइए कौन सा, क्या मिस स्टेटमेंट? स्कोप लिमिटेशन है? स्कोप लिमिटेशन है नहीं, वकील का जवाब आ गया, एविडेंस तो मिल गया ना, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिट। फिर क्या है? क्या एमसीक्यू मैटर में सिचुएशन डिस्कस हुई है? एक्सेप्शन लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन, ये एक्सेप्शन लिटिगेशन। तो डिस्क्लोज करना चाहिए तो कर दिया होगा ना उसने। नो प्रोविजन इन दिस रिगार्ड हैज बीन, तो आप क्या एज्यूम करेंगे? केस स्टडी में जिस इंफॉर्मेशन, याद रखिए केस स्टडी का, दुनिया की किसी भी केस स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की उसका असूल है, जिस चीज का जिक्र नहीं किया वो ठीक है, जिस चीज का जिक्र नहीं किया आप एहतियातन अगर फिर भी उसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो इफ के साथ लिख लें, क्या इट शैल इंक्लूड एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इफ दिस मैटर इज एप्रोप्रिएटेड। इफ या तो अजम्पशन लेने के सही डिस्क्लोज है, या इफ करके लिख दें अगर आप ज्यादा सेफ साइड में रहना चाहते हैं। इफ डिस्क्लोजर इज करेक्टली मेड देन आर्ट शैल इंक्लूड। क्या सिर्फ एमसीक्यू मैटर का लफ्ज लिख देंगे या वो तीन बातें भी लिखेंगे? तीन बातें लिख देंगे। तीन बातें कौन सी हैं? थोड़ा समझिए। एम्फेसिस ऑफ मैटर, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस टू द नोट, और ओपिनियन ऑन। शाबाश भैया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ ना क्या करें, मैं जब स्टूडेंट था ना तो इस क्वेश्चन का जो मगज होता था वो साथ में लिख दिया करता था, ताकि रिवीजन के वक्त हम जैसे इज इक्वल टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन, यहां पे इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी, ताकि आपको बाद में जब सेकंड टाइम में रिवीजन कर रहे हो तो क्लियर। वरना ना भी लिखना चाहे कोई प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम दोबारा भी जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सोचना, हम चाहते हैं हम सोचें कि क्या मसला है, तो फिर ना लिखें, ठीक है। फिर साइड पे कहीं लिख दें कि अगर आग लग गई इम्पेयरमेंट, अगर केस आ गया हाँ कस्टमर ने तो एक्सेप्शन लिटिगेशन। थर्ड, इन अप्रैल 2007, कई साल पुरानी बात है, RL acquired a high-tech production management software for ₹10 million। सॉफ्टवेयर खरीदा 10 मिलियन का, इंटेंजिबल में जाएगा। क्या हमारे सिलेबस में इंटेंजिबल एसेट्स को वेरीफाई करने के प्रोसीजर शामिल हैं? बिल्कुल हैं, चैप्टर 10 में लिखे हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? उसे पूछा ही नहीं है, उसे सिर्फ इम्पैक्ट ऑन बोर्ड पूछा है। Useful life of software is 10 years. During this year, it was discovered that in the past, a software was earnestly amortized. Earnestly को अंडरलाइन करें, amortized. Life of 20। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक कहते हैं सर ये जो लाइफ चेंज होना है ना, ये चेंज इन एस्टिमेट है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये नॉर्मली लाइफ चेंज होना चेंज इन एस्टिमेट, लेकिन यहाँ पे चूंकि गलती की है उसने तो ये एरर होगा। तो बताइए ये चेंज इन एस्टिमेट होगा कि एरर? आप एरर। अच्छा, अब अगला बहुत ही काउंटिंग का डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि अगर चेंज इन एस्टिमेट हो तो इसको करेंगे प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट से, और अगर एरर हो तो रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्ट, तो बताइए ये प्रोस्पेक्टिव होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव? ये समझ आ, ये आपको FR 1 में पढ़ा क्या 2 में? 1 में पढ़ा, तो प्रोबेबली सबने पढ़ा होगा। शाबाश। तो मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू एडजस्ट द अमाउंट शार्ट प्रोवाइडेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये ट्रीटमेंट बताइए रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्ट। तो सही किया या गलत? गलत किया। एक तो पहले 4 साल पहले गलती की और उस गलती को ठीक करते हुए भी गलती कर दी। समझ रहे? एरर को कैसे करेक्ट करना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये सही किया गलत? गलत किया, मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट कैलकुलेट करें कितना होगा? 10 मिलियन है। ये तो परवेसिव लग रहा है। नहीं, ये 10 मिलियन तो उसकी कॉस्ट है, सॉरी, हम तो डेप्रिसिएशन देखेंगे। 4 साल की डेप्रिसिएशन कितना आता है ये? अच्छा, अब मुझे समझ आई, ये उसने लाइफ और कॉस्ट इसलिए दिया था कि डेप्रिसिएशन का है। 1 मिलियन आएगी, 4 सालों की कितनी होगी? 4 मिलियन। 2 मिलियन रिकॉर्ड कर लिया, 2 मिलियन की गलती है।
थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन हम एक्चुअल मिस स्टेटमेंट के अमाउंट पे आ गए कि उसने 2 मिलियन से डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो मटेरियल परवेसिव तो नहीं है। कैसे पता चला परवेसिव नहीं है? कैसे? प्रॉफिट के 50% से कम है। डन जी। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये देखें, ये था एरर करेक्शन का क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन लिटिगेशन का, इंपेयरमेंट ड्यू टू फायर का। क्लियर? ये कंसेप्ट अब आइंदा कभी भी किसी भी केस स्टडी में टेस्ट करेगा तो पिक कर लेंगे। शाबाश। अगला क्वेश्चन भाई, अगली केस स्टडी बताइए, सबसे मुश्किल केस स्टडी कौन सी है इसके बाद? जफर वाली। चलिए जी, जफर वाली भाई यही है। ये भी सबसे पहले क्या करना होता है हमने? डिस्कस द मैटर विच द राइटर शुड कंसीडर फॉर रीच ऑफ द अबाउट सिचुएशन। डिस्कस द मैटर, क्या कहना? वो पहले 2 पॉइंट हमारी केस स्टडी को तो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। हम मैटर डिस्कस करके इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं कि डायरेक्ट बता देते हैं? मैटर डिस्कस करके बताते हैं। तो पूछे ना पूछे वो तो हमने बताना ही बताना है। फिर क्या कह रहा है? कह रहे हैं इंपैक्ट ऑन रिस्पेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताओ। तो इंपैक्ट रिपोर्ट के अंदर के हमने बतानी चाहिए या बाहर की भी? शाबाश। फॉलोइंग सिचुएशन हैव राइजन डिफरेंट ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म। पहला ये जफर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, आया याद किया ऑडिट मैटर सेक्शन, अंडरलाइन कर लें, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 ए टीम मेंबर हैज डिस्कवर्ड ए लेटर डेटेड 18 मार्च 2012। अंडरलाइन कर लो इसको। 18 मार्च ये एंड अभी आया नहीं है। हाँ आया 31 में। आ गया। ठीक है 31। ठीक है। फ्रॉम सरताज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड SCL which states that SCL will not pay the current outstanding invoices as according to it the compressor supplied by ZTL are of incorrect specification। उसने कहा ये वो कंप्रेसर हमने कोई और ऑर्डर दिया था, इन्होंने कोई और ऑर्डर भेजा, हम तो पैसे नहीं देंगे। ZTL's technical director believed that the problem arose due to change in the design of appliances produced by SCL and not because of faulty production by ZTL। अब वो ZTL के डायरेक्टर कह रहे हैं हमारा कसूर नहीं है, SCL का कसूर है। ठीक है, दोनों में डिस्प्यूट राइज हो गया। However, both the companies have agreed to refer the matter to arbitration। arbitration को अंडरलाइन करें। क्या पता चल रहा है आपके ये केस कहां चला गया? लिटिगेशन की तरफ। Sales to SCL account for approximately 25% of the revenue of ZTL। अच्छा, ये बता रहा है कि जो SCL को सेल्स हुई तकरीबन कितनी हुई? 25%। क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा लार्जेस्ट कस्टमर है? SCL ZTL का लार्जेस्ट कस्टमर है। तो लार्जेस्ट कस्टमर है तो गोइंग कंसर्न की तरफ बात जा सकती है। एंड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम SCL एज एट 31 में 3.12 मिलियन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसने बताया हुआ है। अब अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, टोटल एसेट्स भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेंच में मटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब बताइए इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, होना क्या चाहिए इसमें? इसमें हम देखेंगे अगर तो एप्रोप्रिएट प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी गई है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। अगर एप्रोप्रिएट, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, क्या उस डिस्प्यूट की एप्रोप्रिएट प्रोविजन और डिस्क्लोजर इंक्लूड कर दिया कि नहीं? सबसे बड़ा जिस मैटर के ऊपर क्वेश्चन खड़ा है ये वो क्या है कि डिस्प्यूट है, क्या इसकी सही प्रोविजन और डिस्क्लोजर इंक्लूड कर दिया कि नहीं? अगर इंक्लूड कर दिया, अब आगे 2 हिस्सों में लेके जाएगी आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें उसने कहीं पे भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये अप्रोप्रिएटली काउंट फॉर और डिस्क्लोज हो गया कि नहीं हुआ। मसला बताया है, उसकी काउंटिंग और डिस्क्लोजर सही हुआ कि नहीं क्वेश्चन में देख लें, बताया कि नहीं। हमें क्या करना चाहिए? दोनों पॉसिबिलिटीज को टू बी ऑन सेफ साइड डिस्कस करना चाहिए। अब हम अपना आंसर दोनों हिस्सों में लेके चलेंगे। इफ एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर डिस्क्लोज तो क्या होगा? इफ नॉट एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर डिस्क्लोज तो क्या? ये बात समझ आ रही? चलिए, इफ नॉट एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज फिर क्या करना? मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, और की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स। ये क्लियर हो गया? अगर सही तरीके से काउंटिंग डिस्क्लोजर नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से काउंटिंग डिस्क्लोजर हो गई है अनमोडिफाइड ओपिनियन, फिर क्या होना चाहिए? अब मेरे जहन में 2 चीजें आ रही है। एक, या तो लिटिगेशन है, इसको एमसीसो मैटर में लेके जाऊंगा मैं, या गोइंग कंसर्न की। अब ये आपकी जजमेंट है।
आप मेरा ये ख्याल है कि ये लिटिगेशन तो है, लेकिन चूंकि एक बड़े डेटर के साथ, लार्जेस्ट डेटर के साथ जो ये हाथ से निकल गया तो कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, तो ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की तरफ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर की तरफ भी ले जाता है तो वो भी मैं ठीक मानूंगा, क्योंकि कुछ जगहों पे ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, जजमेंट डिसाइड करना मुश्किल होता है कि यहाँ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा कि की ऑर्डर मैटर आएगा, या एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा कि गोइंग कंसर्न। तो जहां पे डिफिकल्ट, लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं है, सिर्फ कुछ सिचुएशन में, तो वहां पे हम दोनों ऑप्शंस को ठीक मान लेते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना लिखी हो, उसको फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताइए, आपको समझ आया सिचुएशन क्या है कहानी, इसको समराइज करें। समराइज, इसमें पार्ट ए में क्या कह रहा है, मेजर लार्जेस्ट कस्टमर के साथ डिस्प्यूट है और हमने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। ठीक है, इसको समराइज अगर एनालिटिकली देखें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लार्जेस्ट कस्टमर के साथ डिस्प्यूट है। और अहम चीज क्वेश्चन में नहीं बताया एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग डिस्क्लोजर है कि नहीं, तो हमने क्या किया, फिर दोनों सिचुएशन को डिस्कस कर दिया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अगर कहता कि जी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग डिस्क्लोजर नहीं है तो फिर सिर्फ वही वाली बात लिखते हैं, अगर कहता हो गई है तो सिर्फ वही वाली बात लिखते हैं, जब साइलेंट है तो दोनों लिखते हैं। हाँ, एप्रोप्रिएट, देखिए प्रोविजन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है सोल्यूशन में। हाँ बिल्कुल, बैड डेट का यही बता रहा ना कि प्रोविजन से मुराद मेरी प्रोविजन फॉर बैड डेट ही है। लिटिगेशन में बेसिकली यही डिसाइड होगा कि पैसे देने हैं कि नहीं, तो प्रोविजन फॉर लिटिगेशन भी कर ले, वही एक ही बात है। असल में लिटिगेशन में हमें कोई डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, बल्कि जो ऑलरेडी रिसीवेबल है वो खत्म होंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसने ये कहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड कर लें, प्रोविजन फॉर लीगल केस की बजाय। सेकंड, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इस लफ्ज से क्या जहन में आया, अदर इन्फॉर्मेशन। Directors Board of XCP Limited states without any further explanation that 20% increase in profit as compared to previous year is due to increase in sales and austerity measure introduced by management। वो कह रहे जो इस साल 20% प्रॉफिट बढ़ा है, किस वजह से हुआ है, मैनेजमेंट कह रही है हमने दिन रात एक कर दिया, हम सेल्स बढ़ाई और हमने सख्त इकदामात करके एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। The income statement for the year show increase in profit and sales amounted to 20 million and rupees 8 million respectively, whereas costs have reduced by rupees 12। बता रहा है इनकम स्टेटमेंट में भी यही चीज है, यानी डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा कि हमने ये इकदामात किए हैं और वाकई सेल्स ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन ट्विस्ट कहा आया, रिव्यू ऑफ योर वर्किंग पेपर्स हैव इंडिकेट्स दैट कॉस्ट हैव रिड्यूस्ड मेनली ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सर्टेन रॉ मटेरियल। कि कॉस्ट कम होने में और प्रॉफिट बढ़ने में मैनेजमेंट का हाथ कोई नहीं है, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई और मैनेजमेंट सारा क्रेडिट खुद ले रही है। अब ये कौन सा केस आया, इनकंसिस्टेंसी विद अदर इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताइए अदर इंफॉर्मेशन गलत है कि नहीं, अदर इंफॉर्मेशन में ये कौन सी वाला केस है, मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन वाला, ये कौन सी वाला केस है, नहीं पिक किया आपने। क्या डायरेक्टर रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन है, क्या डायरेक्टर रिपोर्ट मिस स्टेटेड है, बिल्कुल। हम क्या करें, हाँ अब अगला सवाल ये, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिम्मेदार होते हैं, हमारा ओपिनियन इसलिए अनमोडिफाइड ही होगा, लेकिन क्या हमारी रिपोर्ट में कोई अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन होता है, हम ओपिनियन सेक्शन में कुछ नहीं कहेंगे, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में कह देंगे क्या, अदर इंफॉर्मेशन इज मिस स्टेटेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सिर्फ ये अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिख देंगे, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज मिस स्टेटेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइन लिखनी है, लिख दे, क्या हर्ज है, लेकिन भाई यही लिखना है ना, अदर इंफॉर्मेशन मिस स्टेटेड है। देखिए बाज़ औक़ात सिलेबस में होता है कंफ्लिक्ट, आई कैप के सिलेबस में एक चीज नहीं है, क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन, बताइए मुझे करवाना चाहिए कि नहीं, सिंपल, इसीलिए करवा रहा हूं। सिलेबस में नहीं है लेकिन आई कैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। असल में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए ना सारी चीजें देखनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है तो डाल दिया प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये जो बंदा भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था उसको सारे पार्ट्स पढ़ने चाहिए थे, उसे मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट देख के वो डालता गया, ये डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, कोई बात नहीं, कर लें। अच्छा है हमें नया कंसेप्ट सीखने को मिल गया। सी की तरफ चले, आईपीएल की तरफ, आईपीएल चलिए ठीक है, ये कल और कल ही हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 भी स्टार्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, अटेम्प्ट करके लाए हैं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।